क्लास में हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का कितना मान होता है, और आखिरी में हमने देखा कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव किस तरह से व्यवहार करता है। अब आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सतत आवेश वितरण की जरूरत पहले क्यों पड़ी, इसे समझना जरूरी है। अभी तक हमने जितने भी केस लिए, इवन डाइपोल के केस में भी देखा कि डाइपोल में जो दो चार्ज होते हैं उन्हें हमने क्या कंसिडर किया, पॉइंट चार्ज, मतलब बिंदु आवेश की तरह कंसिडर किया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार क्या हो, बिंदु आवेश ही हो। कई बार ऐसा होगा कि एक्सटेंडेड, मतलब बड़े ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट में क्या हो, चार्ज हो। तो अगर चार्ज पूरे ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है सतत आवेश वितरण। यदि आवेश पूरे चालक में वितरित हो तो ऐसे आवेश वितरण को क्या कहा जाता है, सतत आवेश वितरण। और यह कितने प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का, एक समान आवेश वितरण और असमान आवेश वितरण। एक समान आवेश वितरण का मतलब ये हुआ, अगर कंडक्टर के यानी चालक के हर पोर्शन में एक समान आवेश है देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर कंडक्टर के किसी हिस्से में आवेश ज़्यादा है और किसी हिस्से में आवेश का मान कम है देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सतत आवेश वितरण के आधार पर आवेश घनत्व को तीन अलग अलग रूपों में परिभाषित किया जा सकता है। तो ध्यान से देखेंगे, ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, वस्तु किस टाइप की है। अगर लीनियर है, वन डायमेंशनल है, तो हम कौन सा लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और अगर टू डायमेंशनल है या किसी 3D ऑब्जेक्ट का सरफेस है तो तब लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और वॉल्यूम में चार्ज है तो देन इट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वन बाय वन हम करते हैं इसे। रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेफिनेशन से ही काफी क्लियर है। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या कहा जाता है, रैखिक आवेश घनत्व या लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू d/dl ऑफ क्यू। ये याद रखेंगे, ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, समान और एक समान व असमान दोनों के लिए वैलिड होगा। जबकि लैम्डा इक्वल टू q/l केवल एक समान आवेश वितरण के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। दूसरा हमने क्या कहा था, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो ये बड़ा आसान है, जैसे डेफिनेशन ऊपर थी, प्रति एकांक लंबाई थी ऊपर, यहाँ क्या आ जाएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्या कहा जाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसे किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू d/ds ऑफ क्यू, ये दोनों के लिए चलेगा, एक समान एवं असमान। और सिग्मा इक्वल टू q/s केवल किसके लिए चलेगा, एक समान आवेश के लिए। तीसरा, अगर ऑब्जेक्ट 3D है और पूरे वॉल्यूम में उसका चार्ज है तो उस टाइम पर कौन सा यूज किया जाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को क्या कहा जाता है, आयतन आवेश घनत्व। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो। तो रो इक्वल टू d/dv ऑफ क्यू, ये दोनों के लिए चलेगा, एक समान व असमान। और रो इक्वल टू q/v के, ये केवल किसके लिए चलेगा, एक समान आवेश वितरण। तो एक समान आवेश वितरण में हमने आपको बताया कि दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो dq/dl और दूसरा q/l। तो अगर कोई ऐसा लीनियर ऑब्जेक्ट है जहाँ पर आपको चार्ज एलिमेंट है, एक छोटे से चार्ज का टुकड़ा dq लेना पड़ेगा, तो लीनियर वाले केस में, रैखिक आवेश के केस में आप क्या ले सकते हैं, q/l dl लिख सकते हैं उस dq को। ऐसे पृष्ठीय आवेश में ये दोनों बराबर किया तो dq बराबर चार्ज एलिमेंट क्या लिखा जा सकता है, q/s ds। और आयतन आवेश घनत्व में क्या लिखा जा सकता है, रो इक्वल टू dq/dv, q/v, dq इक्वल टू q/v dv। तो ये था हमारा आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। और इसका यूज क्या किया जाता है, जब एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भले ही वो नॉन यूनिफॉर्म हो या यूनिफॉर्म हो, तो उस समय किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ये जितने भी टर्म हमने बताया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और ये रिलेशन आप याद रखेंगे, ये केवल किसके लिए वैलिड है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक समान आवेश वितरण के लिए। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, और ये टॉपिक रिलेटेड है जो एक टॉपिक हमने पहले पढ़ा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं भी बोल सकते हैं, हमने उसी दिन क्लियर किया था। चुंबक के केस में हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलेंगे, वहाँ बल रेखाएं नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ बोल सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इसकी परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे इसे। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, उस पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई पृष्ठ रखा, ध्यान से देखिएगा, ये एक वैद्युत क्षेत्र है ई, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दिशा में, और एक पृष्ठ रखा है ये तिरछा हुआ, जो हमने एक रेक्टेंगुलर लूप टाइप का बना रखा है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और ये है एक लूप। तो इस लूप के परपेंडिकुलर लंबवत दिशा कौन सी है, ये एस लिखा है, जहां हमने लिखा भी है वहां पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस परपेंडिकुलर से की दिशा में जाने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही क्या कहा जाता है, वैद्युत फ्लक्स। अब इसे थोड़ा समझते हैं।
ई अगर इस दिशा में हॉरिजॉन्टल तो इसे दो घटकों में रिजॉल्व किया जा सकता है, ये और ये। अगर ये थीटा है तो थीटा के साथ वाला ई कॉस थीटा और नीचे वाला ई साइन थीटा। तो यहाँ को कौन सा घटक आ रहा है, ई कॉस थीटा, और यहाँ को आ रहा है ई साइन थीटा। हम केवल किस में इंटरेस्टेड है, ई कॉस थीटा में, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस में। तो वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, फाई ई इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू एस। एस क्या है, सरफेस का वैल्यू, तो ई एस कॉस थीटा, और अगर आपको याद होगा 11th में ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट एस। और अगर पृष्ठ सतत हो तो डी फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एस। तो फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, समाकलन किसका, ई डॉट डी एस का। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा होता है। और जहाँ थीटा क्या है, क्लियर है ऊपर चित्र में ही, थीटा क्या है, ई और एस के बीच का कोण, वही हमने यहाँ पर लिखा है, इसे याद रखेंगे। फाई वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। तो वैद्युत फ्लक्स से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है क्लास 12th का, दैट इज गॉस लॉ, गाउस का नियम। हिंदी में गाउस बोलते हैं, वैसे गॉस बोलते हैं इंग्लिश में। तो गाउस का नियम क्या है, ये फ्लक्स से रिलेटेड है। किसी भी बद्ध पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे गए आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। बद्ध पृष्ठ, पहली चीज गॉस के नियम में क्या कंपलसरी है, सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड। पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बद्ध यानी बंद होना चाहिए। और दूसरा क्या काम करना है, अगर आपको सरफेस पता चल गया बंद है, तो आपने देखना है उस सरफेस के अंदर टोटल कितना आवेश है, कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। तो आपको फ्लक्स निकालना बड़ा आसान पड़ जाएगा। आपको पता है पृष्ठ बद्ध है और उसके अंदर कितना आवेश है, तो ये है ई डॉट डी एस होता है फ्लक्स। अगर आपको याद होगा पिछले में हमने बताया था फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। लेकिन गॉस प्रमेय केवल किसके लिए चलती है, गॉस लॉ, बद्ध पृष्ठ के लिए। तो हमने एक गोला जो बनाया है क्या डिनोट करता है, क्लोज्ड सरफेस यानी बद्ध पृष्ठ। ई डॉट डी और सपोज क्यू इंक्लूड, ई एन सी मतलब इंक्लोज्ड, इंक्लोज्ड का मतलब आवेश कितना है उसके अंदर। हमें सपोज हमने मान लिया कितना आवेश है अंदर उसके पृष्ठ के, क्यू इंक्लूड बट्टा एप्सिलॉन 0। तो अब देखिए गॉस के नियम के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो पृष्ठ क्या होना चाहिए, बद्ध होना चाहिए, और दूसरा आपको क्या पता चलना चाहिए, आवेश। देखिए यहाँ पर एक क्यूब बनाया मैंने, इस क्यूब के अंदर मैंने क्या बोला, एक आवेश रखा गया है क्यू। सबसे पहले देखिए क्यूब क्या बंद होता है, घन एक बंद आकृति है, हाँ घन एक बंद आकृति है, तो यहाँ पर क्या लगाया जा सकता है, गॉस का नियम। तो उसके बाद देखा मैंने इस घन के अंदर कितना आवेश है, कुल क्यू। तो घन से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, क्यू बट्टा एप्सिलॉन 0। ये इसलिए बताया गया है एक उदाहरण कि आपको गॉस नियम लगाते वक्त दो चीज़ें ही ध्यान में रखनी है, सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड और उसके अंदर कितना चार्ज इंक्लूड है, सरफेस के बाहर का चार्ज नहीं आएगा। तो अब हम गॉस के लॉ का क्या करेंगे, प्रूफ। तो गॉस की लॉ का प्रूफ बहुत ही आसान है। ध्यान से देखिए हमने क्या माना है, एक बिंदु आवेश Q। तो इस बिंदु आवेश Q की वजह से हम किसको प्रूव करने के लिए यूज कर रहे हैं, गॉस के लॉ को। तो हमने देखिए इस Q के चारों तरफ एक क्या खींच दिया, R रेडियस का स्फीयर। और ये R रेडियस का स्फीयर हमने क्यों खींचा है, गॉस के लॉ को लगाने के लिए। तो ऐसे सरफेस जिनको किसके लिए बनाया जाता है, गॉस के लॉ को लगाने के लिए, तो क्या कहलाते हैं, गॉसियन सरफेस। ऐसे पृष्ठ जिनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, गॉस का नियम लगाने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, गाउसी पृष्ठ। तो ये गोला किसकी तरह व्यवहार करेगा, गाउसी पृष्ठ की तरह। तो देखिए हमने लिखा भी यहाँ, माना क्यों बिंदु आवेश को R त्रिज्या के एक गोले से घिरा गया, तो ये गोला क्या हुआ, गाउसी पृष्ठ। इसका हमने क्यों बनाया ये गोला, क्योंकि गाउस के नियम का प्रयोग करना चाहते हैं हम। तो अब देखिए हम बड़ा आसानी से करेंगे, ई डॉट डी एस बराबर क्या हो गया, ई डी एस कॉस थीटा। ये बहुत सिंपल बात। और थीटा क्या है, ई और एस के बीच का कोण। अब देखिए हमने ये तो आपको पहले ही बताया, क्यू क्या है, एक बिंदु आवेश, बिंदु आवेश धनात्मक है, तो इसकी वजह से क्षेत्र क्या होगा, बाहर की दिशा में। ये नीचे बना भी रखा है ई की दिशा। अब देखिए एस की दिशा क्या होगी, और आप इसे हमेशा याद रखेंगे, एस की दिशा गोले के लिए हमेशा क्या होती है, त्रिज्या से बाहर की तरफ होती है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो ई की दिशा भी बाहर को है और एस की दिशा भी क्या है, बाहर को। इसका मतलब दोनों क्या है, एक ही दिशा में। तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ई डी एस कॉस 0 लिखा भी हमने, ई और डी एस दोनों क्या है, बाहर की तरफ। और ये डी एस की वैल्यू बाहर की तरफ होती है, आपको याद रखना पड़ेगा गोले के लिए, क्योंकि ये आगे जाकर ऑप्टिक्स में भी काम आएगा। तो कॉस 0 कितना होता है, 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस कितना हो जाएगा, ई डी एस। ई को बाहर ले सकते हैं, क्यों लिया ई को बाहर, फिर इसका भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। क्योंकि क्यू यहाँ पर आवेश है, एक किसी भी बिंदु आवेश की वजह से एक निश्चित दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान फिक्स होता है। इस वजह से ई को क्या ले लिया मैंने बाहर, और अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। तो ई का वैल्यू कितना होता है, ये तो पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर 1/4πε0 क्यू बट्टा आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होगा, समाकलन होगा किसका, पूरे पृष्ठ का, और गोले का पूरा पृष्ठ आ जाएगा। तो गोले का पूरा पृष्ठ क्या होता है, 4πr²। तो देखिए 4π आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, हम किसके साथ
लेफ्ट हुए हैं केवल क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और देखिए इस गोले द्वारा कितना आवेश घेरा गया था, क्यू आवेश। यही तो गॉस का नियम है, किसी भी बद्ध पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स ई डॉट डी एस, ये बद्ध पृष्ठ है, कितना होता है, पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। तो गॉस का नियम आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आगे एक एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि गॉस के नियम का प्रयोग करके कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है। तो ये देखिए हमने गॉस के नियम का प्रयोग करने के लिए एक कैलकुलेशन की है, किसके लिए, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार है एक, ये उसका एक हिस्सा बनाया है। तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे अनंत लंबाई का सीधा तार। तो ध्यान से देखेंगे आप, अनंत लंबाई के सीधे तार का मतलब क्या है। अनंत कहने का मतलब क्या हुआ, ये एक तार था, इसमें कौन सा आवेश दिखाए हैं हम, प्लस। तो इस प्लस की वजह से आवेश क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, हर दिशा में। सपोज मैंने एक बिंदु यहाँ पर कंसीडर किया P, ठीक हो गया। तो इस P पे वैद्युत क्षेत्र इस वाले आवेश की वजह से होगा, कहाँ की तरफ होगा, यहाँ की तरफ होगा, बाहर की तरफ हुआ। और इस आवेश की वजह से कहाँ को होगा, बाहर की तरफ, मतलब ऊपर को। इन दोनों का परिणामी क्या आ गया, ये, ठीक हो गया। अब लेकिन अगर यही बिंदु यहाँ पर P आ जाए, तो इसकी वजह से दिशा सीधी होगी, इसकी वजह से दिशा क्या होगी, ऊपर को। तो अब देखिए ये ऊपर को कैंसिल करने वाला इस बिंदु में कोई आया, नीचे वाला नहीं। तो उस समय अगर अनंत लंबाई की तार हो तो इससे बड़ा फायदा होता है। मैं इसे क्या कर सकता हूँ, आगे तक बढ़ा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पूरी लाइन में क्या है, प्लस। तो मैंने ये मान लिया कि इसकी वजह से इस बिंदु में क्षेत्र की दिशा क्या होगी, नीचे को। तो देखिए इस बिंदु पर अब नेट दिशा किस तरफ आई, सीधी, रेडियली आउटवर्ड। तो अनंत लंबाई का तार मानने का मतलब ये है, हम इसलिए मानते हैं कि हमारा फील्ड क्या हो जाए, सीधी लाइन में बाहर को आए, ना कि ये तिरछी लाइनों में आए। तिरछी लाइनों में अगर आएगा तो अनंत लंबाई का तार हमें क्या सुविधा देता है, अगर कहीं पर ऊपर को आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसकी वजह से फील्ड क्या हो वहाँ पर नीचे को, और दोनों का परिणामी क्या हो जाए, इस टाइप की सिचुएशन बने, इन दोनों का परिणामी यहाँ को आए। और अगर इस साइड से है तो ये वाली सिचुएशन बने। तो अनंत लंबाई का तार इसीलिए लिया जाता है ताकि हमारा फील्ड का डायरेक्शन क्या हो, काफ़ी ईजी हो जाए। इस वजह से हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली चार्ज्ड लॉन्ग वायर। समझ में आ गई बात अनंत लंबाई के लिए। अब हम ध्यान देंगे आगे के लिए। तो देखिए इसके लिए अगर हमने क्षेत्र निकालना है तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट हम मेथड से करें, और दूसरा जो हमने अभी एक लॉ पढ़ा है, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से ये इसका कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाता है। तो देखिए हमने उसका एक पीस लिया है जिसमें कर्व्ड सरफेस की लेंथ कितनी मानी है, L। तो हमने इसे किससे इंक्लूड कर दिया, एक बेलन से। तो इस बार बेलन क्या है, एक गॉसी पृष्ठ है, और बेलन एक बंद आकृति होती है ना। तो बेलन बंद आकृति है, गॉसियन पृष्ठ याद रखना, हमेशा कौन सा बनाओगे, बद्ध बनाओगे। तो हमने बेलन के लिए बनाया इसे। तो ये बेलन के 3 पार्ट हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो हमने पहले ही तय कर ली, ई कहाँ को है, बाहर को है, जो हमने अभी पहले शुरू में ही बताया था, इसीलिए अनंत लंबाई। तो DS1 कौन सा हुआ, 2 ढक्कन है इसमें, गोला गोला वृत्तीय ढक्कन। तो वृत्ति का क्या होगा, बाहर की तरफ। तो DS1 की दिशा बाहर को, DS3 की दिशा भी नीचे को, बाहर को, और DS2 कौन सा है, वक्र पृष्ठ वाला। तो देखिए, और ई की दिशा हर जगह पर कहाँ को है, सीधे बाहर को। तो यहाँ देखिए DS2 की दिशा और ई की दिशा एक ही है। ई और DS1 एक दूसरे के लंबवत है, ई और DS3 भी एक दूसरे के क्या है, लंबवत। तो और हमने क्या माना, आवेश घनत्व, अगर एक तार है तो उसका आवेश घनत्व क्या होगा, तार लीनियर होता है, आवेश घनत्व लैम्डा, रैखिक आवेश घनत्व माना है। तो अब देखिए लैम्डा बराबर क्या होता है, पहले ही बताया जा चुका है, Q/L। तो Q बराबर कितना होगा, लैम्डा L। अब हमने गॉस का नियम लगाया। गॉस का नियम क्या होता है, किसी बद्ध पृष्ठ से, बद्ध पृष्ठ क्या है, पूरा बेलन, E.ds बराबर Q/एप्सिलॉन 0, और Q हमने निकाला कितना, लैम्डा L/एप्सिलॉन 0। अब देखिए बेलन एक बद्ध पृष्ठ है। बेलन किन 3 चीज़ों का योग है, एक वृत्त, एक वक्र पृष्ठ, फिर से एक वृत्त, यानी कोई भी बद्ध पृष्ठ 3 खुले पृष्ठों का योग होता है। तो देखिए यहाँ पर साइन क्या है, बद्ध पृष्ठ का। अब हम इसे तोड़ने जा रहे हैं। E.ds1, DS1 कौन सा वाला एरिया है, एक सर्कल आ गया। अब देखिए हमने गोले का साइन हटा दिया क्योंकि अब ये क्या है, ओपन सरफेस है। प्लस E.ds2 कौन सा है, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। प्लस E.ds3, E.ds3 कौन सा है, अनदर सर्कुलर पार्ट ऑफ सिलेंडर। तो E.ds3 इक्वल टू लैम्डा L/एप्सिलॉन 0। अब देखिए E और DS1 के बीच का कोण बताया पहले, cos 90। E और DS2 के बीच का कोण यहाँ से पता चलेगा क्या, एक ही दिशा में, cos 0। प्लस E/DS3 का कोण cos 90, लैम्डा L/एप्सिलॉन 0। तो cos 90 ये दोनों टर्म वेनिश कर जाएंगे, क्या बचेगा, E/DS2 इक्वल टू लैम्डा L/एप्सिलॉन 0। E बाहर आ गया, DS2 इक्वल टू लैम्डा L/एप्सिलॉन 0। E इंटू 2 पाई RL इक्वल टू लैम्डा L/एप्सिलॉन 0।
2πRL क्या हुआ, DS2 मतलब वक्र पृष्ठ है किसका, इस सिलेंडर का वक्र पृष्ठ होता है 2πRH, हमने H को क्या माना है यहाँ पर L, और उसके बाद E इक्वल टू कितना आ गया λ/2πr/ε0। तो इसका मतलब है एक अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है λ/2πr/ε0 के बराबर होता है। और ये ध्यान रखेंगे अगर आवेश धनात्मक है तो क्षेत्र कहाँ को होगा, बाहर को, और अगर आवेश ऋणात्मक होता तो क्षेत्र क्या होता, वापस आवेश की तरफ को। एक चीज, और दूसरी चीज ये हमने शुरू में क्लियर की, ये इतना आसान इसीलिए अगर यदि तार को अनंत लंबाई का ना माना जाए तो वैद्युत क्षेत्र गॉसी पृष्ठ के लंबवत नहीं हो सकता। जो हम ये कह रहे थे ना कि सीधी डायरेक्शन में बाहर को आ रहा है, तो ये बाहर को नहीं आ सकता अगर अनंत लंबाई का तार नहीं होगा। हो सकता है फिर क्या होगा, तिरछी दिशाओं में भी वैद्युत क्षेत्र आएगा। इस लाइन का मतलब ये था, यदि तार को अनंत लंबाई का न माना जाए तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, गॉसी पृष्ठ के लंबवत नहीं हो सकता। तो लंबवत बनाने के लिए हमने इस तार को क्या माना था, अनंत लंबाई का। जहां पर भी कोई तिरछा आ रहा है किसी पॉइंट में, तो हम क्या मान लेंगे, तार के अपोजिट साइड से कोई ऐसा पार्ट होगा जिसके लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, और जो रिजॉल्व होकर क्या देगा, लीनियर डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देगा। तो आज के लिए इतना ही, कल और हम गॉस लॉ के कुछ और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।